सुप्रभात बच्चों, मैं बबीता द्विवेदी कक्षा 11 में आपको नागरिक शास्त्र पढ़ाऊंगी। नागरिक शास्त्र की जो किताब आपको खरीदनी है उसकी फ़ोटो मैंने आप लोगों को भेज दी है। आप सभी बच्चियां वही किताब खरीद लीजिएगा। और आपकी नागरिक शास्त्र की जो पुस्तक है उसके 2 खंड हैं। प्रथम खंड में आपको राजनीति संविधान के दर्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा, सिद्धांत और व्यवहार, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। और जो दूसरा खंड है उसमें आपको राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में पढ़ाया जाएगा। आपका सिलेबस कुछ छोटा किया गया है कोरोना महामारी की वजह से, तो किन किन अध्यायों को नहीं पढ़ना है ये हम आप लोगों को सूचित कर देंगे। देखिए बच्चों, आपको जो पढ़ना है उसमें आपका पहला अध्याय भारतीय संविधान व उसका दर्शन है। तो सबसे पहले बच्चों आप जानिए कि संविधान किसे कहते हैं। देखिए, प्रत्येक राज्य का कोई न कोई संविधान होता है। संविधान में उन आधारभूत नियमों को शामिल किया जाता है जो सरकार के अंगों के गठन, उनकी शक्तियों तथा उनके आपसी संबंधों का निर्धारण करते हैं। संविधान के नियम ही यह तय करते हैं कि किसी राज्य में नागरिकों के क्या अधिकार व दायित्व होंगे तथा उनका सरकार से क्या संबंध होगा। इस प्रकार के नियमों के बिना सरकार का संचालन संभव नहीं है। प्राचीन काल में भी राज्यों का स्वरूप चाहे कुछ भी रहा हो, उनमें इस तरह के आधारभूत नियमों का अस्तित्व पाया जाता था। यह बात अलग है कि ये नियम लिखित रूप में नहीं थे, लेकिन उनका पालन अवश्य होता था। वर्तमान में लिखित संविधानों की परंपरा है। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित है। तो समझ में आया आपको संविधान किसे कहते हैं। देखिए, संविधान वह व्यवस्था है जिसके द्वारा राज्य उन आधारभूत नियमों को बताता है कि किस तरीके से राज्य के प्रति उसके नागरिकों के कर्तव्य और अधिकार हैं, यानी राज्य के प्रति नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं और राज्य का अपने नागरिकों के प्रति क्या कर्तव्य है। इसके साथ ही एक राज्य अपने नागरिकों को किस तरह के अधिकारों को प्रदान करता है। तो राज्य के संचालन के लिए, किसी राज्य को सही तरीके से संचालित करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं वही संविधान कहलाता है। संविधान को परिभाषित करते हुए हरमन फाइनर ने लिखा है कि संविधान शक्ति संबंधों की आत्मकथा है। उनके इस कथन का आशय यह है कि संविधान में राज्य की संस्थाओं की शक्तियों तथा राज्य व नागरिकों के बीच शक्तियों का उल्लेख किया जाता है। इसी तरह डायसी ने संविधान को परिभाषित करते हुए लिखा है, संविधान ऐसे नियमों का संग्रह है जिनके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की शक्ति का विभाजन व उसका प्रयोग किया जाता है। लॉर्ड ब्राइस ने संविधान को परिभाषित करते हुए कहा है, संविधान में ऐसे नियम व कानून शामिल किए जाते हैं जिनके अनुसार सरकार के स्वरूप तथा सरकार व नागरिक के एक दूसरे के प्रति अधिकार व कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि संविधान कुछ आधारभूत नियमों का समूह है जिनके द्वारा एक तरफ सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों तथा उनके आपसी संबंधों का निर्धारण करते हैं, तो दूसरी तरफ वे नियम सरकार तथा राज्य के नागरिकों के मध्य संबंधों की व्याख्या करते हैं। अब देखिए बच्चों, संविधान के कौन कौन से तत्व होते हैं। तो संविधान के जो प्रमुख तत्व होते हैं, देखिए संविधान के तत्वों का आशय है उन मौलिक विशेषताओं से जो किसी संविधान में आवश्यक रूप से पाई जाती हैं, यानी किसी संविधान की जो मूल बातें होती हैं वही उस संविधान का तत्व कहलाता है। तो इन जो परिभाषाएं ऊपर आपको दी गई हैं, उन परिभाषाओं के आधार पर यदि हम संविधान के तत्वों को देखें तो संविधान के निम्नलिखित तत्व होते हैं। देखिए, पहला है कि संविधान राज्य का सर्वोच्च कानून होता है, यानी किसी भी देश का संविधान उस देश का सर्वोच्च कानून होता है। कहने का आशय यह है कि राज्य के सभी नियम व कानून संविधान के अनुकूल ही होते हैं। यदि कहीं इसके विपरीत
ऐसा काम किया जाता है, संविधान के नियम के विपरीत काम किया जाता है, तो न्यायपालिका ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू है। अच्छा, अब संविधान शासन के आधारभूत नियमों का संग्रह होता है। तो जो तत्व हैं उनमें पहला है कि संविधान राज्य का सर्वोच्च कानून होता है, और जो दूसरा तत्व है वो है संविधान शासन के आधारभूत नियमों का संग्रह है। आधारभूत नियमों का तात्पर्य ऐसे नियमों से है जिनके द्वारा सरकार का गठन व उसकी गतिविधियों का संचालन किया जाता है। संविधान में सरकार के विभिन्न अंगों के बीच संबंधों का निर्धारण करने के साथ साथ सरकार तथा नागरिकों के बीच संबंधों का भी निर्धारण किया जाता है। संविधान का जो तीसरा मुख्य तत्व है वह है संविधान स्थिर न होकर परिवर्तनशील होता है। यानी किसी भी राज्य का संविधान उस देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, और जब राज्य की परिस्थितियों में परिवर्तन होता है तो संविधान में भी परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। इसलिए संविधान में संशोधन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाती है। यानी परिस्थितियों के बदलने के साथ ही संविधान में संशोधन करना संभव होता है। संविधान की देखिए बच्चों, अब आवश्यकता, संविधान लिखित हो या एक चौथा तत्व भी है संविधान की विशेषताओं में, एक उसका चौथा तत्व भी है कि संविधान लिखित हो या आवश्यक नहीं। वैसे तो संविधान को लोग लिखित रूप में ही, लिखित संविधान को ही अच्छा माना जाता है, लेकिन वर्तमान में ज़्यादातर संविधान जो है वो लिखित रूप में ही पाए जाते हैं, लेकिन संविधान का लिखित होना आवश्यक नहीं है। आधुनिक युग में इंग्लैंड का संविधान एक अलिखित संविधान का उदाहरण है। अलिखित संविधान परंपराओं पर आधारित होता है तथा इसे विकसित संविधान भी कहते हैं। संविधान का विकास सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ। इसके विपरीत लिखित कानून का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया जाता है। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान 1789 में निर्मित अमेरिका का संविधान है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान का उदाहरण है। यानी याद रखिएगा आप लोग, भारत का संविधान लिखित संविधान है। अब देखिए बच्चों, आप तो ये समझ लिए कि संविधान किसे कहते हैं, यानी संविधान क्या है और संविधान के प्रमुख तत्व या मौलिक विशेषताएं क्या होनी चाहिए। अब इसके बाद आप जानिए कि संविधान हमारे लिए क्यों आवश्यक है, संविधान की आवश्यकता किसी राज्य को क्यों पड़ती है। तो देखिए बच्चों, किसी भी राज्य की राजनीतिक व्यवस्था को स्थिर बनाने के लिए और उसे निश्चित बनाने के लिए संविधान बहुत आवश्यक है। यानी राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता व सुनिश्चितता संविधान के द्वारा तय की जाती है। संविधान शासन संचालन के निश्चित नियमों की व्यवस्था करता है तथा सरकार का गठन व संचालन पूर्व घोषित संवैधानिक नियमों के आधार पर होता है, जिस कारण संविधान की व्यवस्था द्वारा किसी देश के शासन संचालन को हम स्थिरता व सुनिश्चित कर सकते हैं। किसी संविधान के द्वारा किसी राज्य का जो संचालन है उसमें स्थिरता और सुनिश्चितता लाई जाती है। इसलिए संविधान राजनीतिक स्थिरता और सुनिश्चितता के लिए आवश्यक है। दूसरा है राज्य व नागरिकों के बीच संबंधों का निर्धारण। देखिए बच्चों, संविधान के द्वारा ही यह तय किया जाता है कि किसी राज्य के नागरिकों के क्या अधिकार व कर्तव्य होंगे तथा सरकार के साथ उनके संबंधों का स्वरूप क्या होगा। लोकतांत्रिक देशों में संविधान के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की जाती है। कई राज्यों में नागरिकों के मौलिक दायित्वों का भी प्रावधान किया जाता है। किसी देश में नागरिकों तथा सरकार के बीच संबंधों का पता इस बात से चलता है कि वहाँ नागरिकों के अधिकार व दायित्व क्या हैं। तो इसलिए राज्य के बीच नागरिकों और राज्य के बीच संबंधों का निर्धारण करने के लिए संविधान आवश्यक है। तीसरा कारण है सरकार के अंगों का गठन व शक्तियों का निर्धारण। सरकार के 3 अंग, जैसे आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप जानिए। सरकार के 3 अंग माने जाते हैं, कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका। इनके गठन के लिए तथा इनकी शक्तियों का निर्धारण करने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है।
इसके साथ ही सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है। संविधान सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है। यदि संविधान अपनी परिस्थितियों से प्रभावित होकर स्वयं परिवर्तनशील होता है तो वह सामाजिक परिवर्तन का भी एक साधन है। संविधान में व्यवस्था कर वांछित सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि भारत में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों का आरक्षण तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सरकारी सेवा तथा विधायिका में आरक्षण की व्यवस्था उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति में परिवर्तन करने के लिए ही रखा गया है। तो संविधान के द्वारा हम अपने सामाजिक नियमों में भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसके साथ ही संघात्मक शासन के लिए अनिवार्य संघात्मक व्यवस्था में लिखित संविधान का होना आवश्यक है, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था में संविधान द्वारा केंद्र व सरकार व प्रांतीय सरकारों की भी शक्तियों का विभाजन किया जाता है। आप जानते होंगे कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। तो इस तरह से बच्चों आपको आज आप लोगों ने पढ़ा कि संविधान किसे कहते हैं, उसकी कुछ परिभाषाएं आपने जानी, संविधान के मूल तत्व क्या होते हैं और संविधान हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अगला टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।